चालू है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवाज आ रही है क्या? आवाज आवाज आ रही है या नहीं? आ रही है। ओके, देखिए यूनिट फर्स्ट को क्लोज करने के बाद अब हम चल रहे हैं यूनिट सेकंड की ओर। यूनिट सेकंड के बारे में डिस्कशन करें तो इसका नाम बड़ा ही अच्छा है, थर्मोडायनेमिक्स सेकंड। ऊष्मा गतिकी द्वितीय के नाम से जानी जाती है ये यूनिट। इसकी स्टार्टिंग पता है कहां से हुई है? इसकी स्टार्टिंग हुई है प्रथम नियम की कमियां या द्वितीय नियम की आवश्यकता कि ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियम की आवश्यकता हमें क्यों और किस लिए महसूस हुई। ऐसा क्या कारण रहा कि हम प्रथम नियम से ही सारी चीजें कैलकुलेट क्यों ना कर सके? क्या कारण रहा कि हमें थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ की नीड हुई है? आगे जाके आप देखेंगे तो ये थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ ही बहुत इंपॉर्टेंट नियम के नाम से जाना गया। चलो थोड़ा सा मैं प्रथम नियम के बारे में पहले बात करूं तो एक्चुअली में प्रथम नियम में ये कहा गया, क्या कहा गया? एनर्जी, या फिर मैं कह देता हूं हीट, कैन नॉट बी इंड्यूस्ड और कैन नॉट बी destroyed. It can only heat convert to one form to another form. यही तो पढ़ा है, यही तो कहा थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ में। इन्होंने कहा कि हीट को, ध्यान समझना, इन्होंने कहा कि ऊष्मा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं आप और ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल ऊष्मा के एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये चीज तो मैंने पढ़ ली कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखें कि क्या जरूरत पड़ी कि इसकी ड्रॉबैक्स आ गई, क्या कारण रहा, तो उसको एक बहुत अच्छे से एग्जांपल से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये देखें कि इसकी ड्रॉबैक्स क्या रहेंगी, इसकी कमियां किस नाम से जाने जाएंगी। तो देखना ध्यान से, ध्यान रखना ये क्लास उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी किसी चीज की शुरुआत की जरूरत होती है। जैसे हम किसी इंसान से जब पहली बार मिलते हैं तो हम होता है हम 1 साल बाद 1.5 साल बाद उसको सारी पर्सनल अपनी बातें बता दें, लेकिन 1 साल 1.5 साल पहले अगर हम स्टार्टिंग में किसी से मिले तो अपनी सारी बातें हम उससे शेयर नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं कि हम नॉर्मल बस हाँ इसे जान रहे हैं। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर थर्मोडायनेमिक सेकंड के बारे में जानना है, यानी कि अगर इसके डेप्थ डिस्क्रिप्शन पर चलें तो उससे पहले मुझे इसकी जान पहचान की जरूरत पड़ेगी कि आखिर क्या है। तो देखना क्या कहा गया, जैसे ये एक माना चाय का कप है,
इसमें चाय रखी हुई है इस तरीके से। ये चाय इसके अंदर रखी हुई कौन है, सिस्टम है या नहीं? और इसके अलावा जो ये पूरा चारों ओर का एनवायरनमेंट है, ये सराउंडिंग्स है या नहीं? अगर मैंने ये कहा, ध्यान से समझना, अगर मैंने ये कहा कि टेम्परेचर अगर इसका 20 केल्विन है चाय का, और इसका सराउंडिंग का टेम्परेचर ऑब्वियस सी बात है इससे तो कम होगा, गर्म चाय से तो कम होगा। माना ये हॉट टी भरी हुई है, इसमें अंदर गर्म चाय है बहुत ज्यादा। अगर मैंने ये कहा कि सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर मैं 10 केल्विन रखूं, तो आपको पता है कि क्या करेगा ये, ध्यान समझना। हम देखते हैं कि क्या फर्स्ट लॉ के बारे में थोड़ा बहुत, क्या ये सही है, यहां पे फॉलो हो रहा है फर्स्ट लॉ? हम देखेंगे कहां फॉलो नहीं हो रहा है। तो आप देखना, अपनी सिस्टम अपनी हीट को रिलीज करेगा, सिस्टम अपनी हीट को रिलीज करेगा कितना, जब तक टेम्परेचर इन दोनों का इक्वल ना हो जाए। यही तो पढ़ाया था मैंने कि जब दो टेम्परेचर्स अलग अलग होंगे, डिफरेंट टेम्परेचर पर हीट का ट्रांसफर स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने कहा कि ये जब तक अपने हीट को ट्रांसफर करता रहेगा, जब तक कि इसका सिस्टम का और सराउंडिंग का दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। तो कहने का मतलब ये तो नहीं मेरा कि इस सिस्टम के द्वारा जितनी रिलीज की गई हीट, रिलीजिंग हीट, सिस्टम के द्वारा रिलीज की गई हीट कितनी होगी? कोई बताएगा कि मैडम जब तक कि 10 केल्विन इसका टेम्परेचर ना हो जाए, यानी कि इसने अपना 10 केल्विन टेम्परेचर खो दिया। अब क्या है, और क्या किया गया, सराउंडिंग के द्वारा टेम्परेचर गेन किया गया, यानी कि गेन किया गया सराउंडिंग के द्वारा टेम्परेचर, वो कितना, 10 केल्विन ही तो करेगा। तो यहां तो मैडम फॉलो हो रहा है, यहां तो रूल फॉलो हो रहा है, रिलीजिंग हीट 10 केल्विन है और सराउंडिंग के द्वारा गेन की गई हीट 10 केल्विन है। यही तो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है कि हमेशा एनर्जी जो रहेगी वो इक्वल रहेगी, यानी कि प्रयोग से पहले और प्रयोग के बाद, यानी कि हीट को रिलीज करने के बाद या उसे गेन करने के बाद हमेशा एनर्जी जो हीट रहेगी वो इक्वल रहेगी। तो यहां पे तो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या होता है, फॉलो होता है। अब देखना, अगर मैंने ये कहा कि ये 10 केल्विन है, तो कोई बात नहीं, यहां पे हीट को क्या हो रहा है, हीट कंजर्वेशन लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का हमारे पास फॉलो हो रहा है। लेकिन अब सोच के देखो, इस बार मानो क्या ये पॉसिबल हो पाया कि इस सराउंडिंग के द्वारा हीट को रिलीज किया जा सके और सिस्टम के द्वारा हीट गेन की जा सके? यानी कि क्या कोई रिवर्सिबल प्रोसेस समझ में आया? यानी कि अगर मैं ये कहूं तो थर्मोडायनेमिक्स पहली बात तो दिशा की व्याख्या नहीं कर सका कि सारे प्रोसेस किस दिशा में संपन्न होते हैं। ये वाली बात तो उसने बोली कि हॉट टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर अपन जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं बोला कि क्या लो टेम्परेचर से हॉट टेम्परेचर की ओर जा पाएंगे या नहीं। यानी कि ये डायरेक्शंस को नहीं बताता। चलो ठीक है मैडम, मेरे तो इससे समझ ही नहीं आ रहा, दूसरा एग्जांपल बताओ। तो देखना, आपने क्या किया, बाइक स्टार्ट की, बाइक जैसे ही स्टार्ट की तो उसके अंदर जो पेट्रोल भरा हुआ है वो बाइक को हीट देगा या नहीं देगा? यानी कि आपने जैसे ही एक्सीलेटर को जैसे ही आपने दबाया, आपने देखा कि बाइक ऐसे आगे की तरफ बढ़ने लग गई। यानी कि इसने अभी हीट क्या की है, एब्जॉर्ब की है। ध्यान से समझना, हीट एब्जॉर्ब कर दी इसने। लेकिन जैसे ही इसने रास्ते में कुछ आ गया और यहां इसने ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाने के बाद ये अपनी हीट को रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। हीट को क्या करना स्टार्ट कर देगा, रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। मैंने क्या बोला, जैसे ही अपनी हीट को रिलीज करना स्टार्ट करेगा, क्या करेगा, हीट को रिलीज करना स्टार्ट करेगा। तो फिर तो ये होना चाहिए कि बाइक अपने आप पीछे की ओर चली जानी चाहिए। ये रुक क्यों गई? हीट एब्जॉर्ब की और किसी चीज ने हीट रिलीज की, तो बाइक
रिवर्सिबल प्रोसेस में जानी चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता, बाइक वहीं की वहीं क्यों रुक जाती है? कार्नोट साइकिल में बात करेंगे हम इस बारे में। तो ध्यान रखना, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ये नहीं बता सका कि दिशा, किसी प्रक्रम की दिशा किस साइड होगी, यानी कि कहने का मतलब ऊष्मागतिकी के दिशा की व्याख्या प्रथम नियम नहीं कर सका। इस दिशा की व्याख्या करने के लिए ही बच्चों सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को बाद में खंगाला गया कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम किसी भी सिस्टम और सराउंडिंग में जो प्रोसेस जो बार बार जो चल रहा है वो चलने की कोई दिशा निर्धारित कर पाए। थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ में कहीं भी दिशा के बारे में बात की आपने? कहीं भी ये बताया कि हाँ ये ठीक है कि पूरी की पूरी हीट वर्क में रिलीज हो जाती है? यही तो पढ़ा हमने, पूरी की पूरी हीट वर्क में रिलीज हो जाती है। ऐसा कैसे हो पाया, ये कैसे पॉसिबल हो पाया? इसके बारे में थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ इस बारे में नहीं बता सका। तो इन चीजों की कमी दूर करने के लिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया गया कि आखिर इसकी आवश्यकता हमें किस लिए पड़ी। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने से पहले हमें एक चीज पढ़ने की आवश्यकता है, दैट्स कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्वतः प्रक्रम। मैंने बोला बाइक एक तरफ जा रही है और आपने जैसे ही यहां ब्रेक लगाया, जैसे ही आपने यहां ब्रेक लगाया तो हीट रिलीज करनी चाहिए। और हीट रिलीज, अरे हम यही तो करते हैं। जैसे मैंने ये बोला कि जैसे अगर मैंने ये कहा कि मैंने किसी को हीट दी है तो वो अपनी हीट जब रिलीज करेगा तो उसे वापस उसी पथ से वापस आ जाना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि क्या ऐसा संभव है कि हम हीट को रिलीज करके वापस उसे उसी दिशा में ला सकें बिना कोई बाह्य कार्य किए? तो इस चीज की व्याख्या की थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ ने कि आखिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था। देखना ढंग से, एक्चुअली में स्वतः प्रक्रम क्या होते हैं, अभी मैंने आपको चाय का एग्जांपल दिया। यहां पे मैंने कप बनाया था, इसका टेम्परेचर मैंने ये हॉटर रखी, इसको गर्म रखा और इसको कूल रहेगा इसकी अपेक्षा। चाय का प्याला गर्म है और ये ठंडा है। हम जानते हैं कि चाय जैसे जैसे एनवायरनमेंट में रखी रहेगी अपनी हीट को रिलीज करेगी और स्वतः ही ठंडी हो जाएगी। और कितनी ठंडी होगी? कितनी ठंडी होगी? जितना इससे अपना मैक्सिमम हीट रिलीज कर सके, यानी कि मैक्सिमम ऊष्मा को अपना उत्सर्जित कर पाए, इतनी ठंडी होती चली जाएगी। यानी कि क्या आपको इसके लिए कुछ बाह्य कार्य करना पड़ रहा है? नहीं, अपने आप ही ये हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर गमन करने लगेगी। लेकिन इसे अगर वापस ठंडे से गर्म करना होगा तो फिर तो इस कप की चाय को गैस के ऊपर रखना होगा। यानी कि कहने का मतलब क्या होगा कि मुझे बाहर से कोई बल लगाना पड़ेगा। ये प्रक्रम खुद ही स्वतः हो रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है, लेकिन वापस इसे इसी दिशा में लाने के लिए मुझे कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा। इसीलिए वे प्रक्रम जो खुद ही संपन्न हो जाते हैं, जिन्हें करवाने के लिए बाह्य कार्य की आवश्यकता नहीं होती, कोई आवश्यकता नहीं होती, इस चीज को देख लिया, ऐसे प्रक्रम स्वतः प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे पहाड़ से नीचे ढलान की ओर पानी का गिरना, बाहर से कुछ लगाना पड़ता है क्या? बाहर से कुछ लगाना पड़ता है क्या? नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता। बाहर से हम कुछ नहीं लगाते, तब भी अपने आप ही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस चल रहा है कॉन्टिन्यूअसली। इसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे कोई गैस है अपनी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन कर रही है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन कर रही है, और कब तक करेगी? जब तक कि दोनों का प्रेशर इक्वल ना हो जाए। तो अगर ऐसा होगा तो ये भी अपने आप ही होते हैं। यानी कि ऐसे प्रक्रम जो स्वतः ही संपन्न होंगे, बाहर से किसी भी कार्य को करने की आवश्यकता नहीं होती, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के नाम से जाने जाएंगे। किसके नाम से जाने जाएंगे? स्पॉन्टेनियस स्वतः प्रक्रम के नाम से जाना जाएंगे। तो बताना जरा मुझे, क्या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अनुत्क्रमणीय प्रक्रम नहीं होंगे?
क्या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अनुत्क्रमणीय प्रक्रम नहीं होंगे? यानी कि जिन्हें वापस नाला, अरे पहाड़ से पानी गिर रहा है, पहाड़ से पानी गिर रहा है, तो इसे वापस, ये एक ही दिशा में चलता रहेगा, एक ही दिशा में चलता रहेगा। लेकिन अगर इसे वापस ले जाना है बच्चों, तो आपको मोटर लगानी पड़ जाएगी। जैसे अगर बारिशों के दिनों में, जैसे कि आपकी छत की ढलान से नीचे पानी आता है, अपने आप ही आता है, अपने आप आता है। लेकिन अगर आपको टंकी में पानी चढ़ाना पड़ गया, तो डेफिनेटली आपको मोटर लगानी पड़ेगी। तो ऐसे प्रोसेस स्वतः प्रक्रम कहलाते हैं, जो कि क्या होते हैं? अनुत्क्रमणीय होते हैं। ये थर्मोडायनेमिक्स। एक थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ की एक कमी और बता सकते हो? जैसे देखो, मैंने ये ऐसे हाथ गर्म किए, ध्यान से देखना, ऐसे मैंने हाथ गर्म किए, आप जैसे ही लगाओगे कुछ हीट रिलीज होगी, आपको गरम गरम महसूस होगा अपने फेस पर। क्या आप पूरी एनर्जी को, ये जो आपने यहां हीट दी, क्या इस पूरी एनर्जी को आप यूटिलाइज आंखों पे कर पाए? क्या कुछ एनर्जी सराउंडिंग को नहीं दी होगी? यानी कि थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ ने तो कहा कि आप जितनी हीट देते हो वो सारी की सारी कार्य में परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन क्या कहा मैंने कि थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जितनी हीट आप उसे देते हो सिस्टम को, वो सारी की सारी वर्क में रिलीज होगी। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि बिना कोई अन्य कार्य किए पूरी हीट को आप कार्य में रिलीज कर पाए? थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि कहने का मतलब, मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जांपल बताया। अगर मैंने ये कहा कि जैसे अगर मैंने ये कहा कि जैसे आपने 34 मार्क्स फिजिकल केमिस्ट्री के लिए पढ़ाई स्टार्ट की, आप पढ़, अब जैसे 2-3 स्टूडेंट जो टैलेंटेड होते हैं वो ये सोच के चलते हैं कि मैं 34 नंबर का पेपर पूरा अटेंड करके आऊंगा। ध्यान से समझना मैं क्या कह रही हूं, मेरी एक भी बात फालतू नहीं है। ये सारी बातें थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ के जब हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे उनमें काम आएगी। मैंने क्या बोला कि मैंने ये कहा कि आप में से किसी 2-3 स्टूडेंट ने ये सोचा कि आज तो मुझे फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आ गई है समझ में, 34 मार्क्स का मुझे पूरा अटेंड करना है, मुझे पांचों यूनिट ढंग से आनी चाहिए। कुछ 1-2 स्टूडेंट आते भी हैं, ऐसा नहीं है, 34 में से 34 नंबर भी आते हैं। लेकिन 1-2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने जाके पढ़ाई बहुत मेहनत की, यानी कि आपने हीट दी, आपने हीट दी अपने काम करने के लिए, आपने हीट को रिलीज किया पढ़ने के लिए कॉन्टिन्यूसली दिमाग में आप एब्जॉर्ब करते जा रहे हो, चीजों को आप घुसाते जा रहे हो। ठीक है, मुझे याद हो गया। और एग्जाम की सुबह आपने क्या किया? 1 घंटे पहले अपनी पढ़ाई छोड़ दी कि नहीं यार अब नहीं पढ़ रहा, मैं अब बहुत परेशान हो गया हूं, अब मेरे बस की नहीं है पढ़ना। तो क्या है, अब आप जैसे ही अपने एग्जामिनेशन यानी कि एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे, तो जैसे ही आपने देखा कि मैंने ये पढ़ा है, आपने स्टार्ट किया लिखना कॉन्टिन्यूसली, यूनिट फर्स्ट डाली, लिखना स्टार्ट किया, सीपीसीवी में रिलेशन पूछा है, आपने फटाफट फटाफट उसे कैलकुलेट कर दिया, आ गया आपको फर्स्ट यूनिट ढंग से हो गई। अब जैसे आपको लग रहा है अच्छे से हो गई, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई क्वेश्चन आ नहीं पाता है, वो क्वेश्चन का ना आ पाना। फर्स्ट लॉ कहता है कि आपने 34 मार्क्स का पढ़ा है तो 34 में से 34 नंबर आपके आने चाहिए। आपने जितनी हीट दिया उतना वर्क मेरे को चाहिए पूरा का पूरा। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है? पढ़ के तो हर कोई पांचों यूनिट ही जाता है, लेकिन नंबर उसके वही 22 या 23 आते हैं। कैसे और किस लिए पॉसिबल है कि ये जो बाकी के बचे हुए कितने नंबर 11 और 12 नंबर कहां चले गए? ये एक्चुअली आपके सराउंडिंग ने ले लिया आपसे कि आप पूरी हीट को किस में नहीं रिलीज कर पाए, वर्क में रिलीज नहीं कर पाए। इसकी व्याख्या कहीं भी थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ ने नहीं की है, तो इसकी व्याख्या करेगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि एक्चुअली में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा, किस प्रकार काम करेगा। तो ये कहलाता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि फर्स्ट लॉ की ड्रॉबैक्स हैं कि किस तरीके से हमें आवश्यक। अब काफी पेपर पूछता है प्रथम नियम की कमियां लिखते हुए थर्मोडायनेमिक्स की सेकंड लॉ के स्टेटमेंट को लिखिए, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। 2 स्टेटमेंट पढ़ेंगे, होते बहुत सारे, पर हमारे लिए पेपर में मेन जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है 2 ही दिए हुए हैं, केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट और एक दिया हुआ है क्लासियस का स्टेटमेंट। यहां तक कोई दिक्कत है किसी स्टूडेंट को? यहां तक कोई दिक्कत है? जल्दी बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है?
अटकी हुई डाली। क्या पक्का? इधर से ऊपर से स्टूडेंट्स, कोई डाउट? कोई डाउट? एनी डाउट? तो अच्छे समझ में आ गया। यानी कि सबसे पहले अभी मैंने थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ तो स्टार्ट ही नहीं किया। थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ तो अभी मैंने स्टार्ट ही नहीं किया कि सेकंड लॉ क्या होगा, किस तरीके से संपन्न होगा, क्या कहेंगे इसे। देखो अब चलें थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ की ओर। अच्छे समझना थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ, क्योंकि वो डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछता है, मैथमेटिकल प्रूफ अब तक नहीं आ पाया है इसका, तो मैथमेटिकल प्रूफ के बारे में तो हम बात ही नहीं करेंगे। तो देखो स्टेटमेंट ध्यान से समझना, बहुत बार पूछा है पेपर में। स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी कि अगर मैंने बात की कि कथन कौन कौन से होंगे सेकंड लॉ के, तो पहला कथन है, ये दोनों को मैं यहां पे डिस्क्रिमिनेट करूंगी, केल्विन प्लांक का नियम, केल्विन प्लांक का कथन, और दूसरा है क्लासियस का कथन। देखो ध्यान से समझना मैंने क्या कहा है, केल्विन प्लांक का नियम और क्लासियस। कौन है मैम, दोबारा बता दो, वीडियो क्लियर नहीं है सर, पता नहीं, कोई बात नहीं, जिनका अभी रह गया है ज्यादा टेंशन मत लो, जो लोग कह रहे हैं दोबारा बताओ इनको समझ लो, जो पहले पढ़ाया है वो तो बिल्कुल अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूं और क्या नहीं। देखना एक्चुअली में थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ के बारे में जब बात की वैज्ञानिकों ने, तो ये दो ही कथन बहुत ही ज्यादा फेमस हुए। तो इसे समझने से पहले आप एक चीज समझना, अभी जो मैंने सेकंड फर्स्ट लॉ की जो ड्रॉबैक्स बताई थी ना, उन्हीं पर डिपेंडेंट है ये दोनों कथन। देखना सबसे पहले तो इन स्टेटमेंट को समझाने के लिए दो चीज समझो। पहला तो समझो सोर्स, या जिसे आप कहते हो स्रोत। अगर मैं जब जब स्रोत की बात करूंगी तो मैं कहूंगी कि ये ऊष्मा का भंडार है। ऊष्मा का भंडार कहने का मतलब समझना, ऊष्मा का भंडार मतलब इनफाइनाइट हीट, इतनी हीट कि आप जैसे समुद्र के अंदर पानी भरा हुआ होता है, एक लोटा पानी बाहर निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कहते हैं ना कि ज्ञानी जितना ज्ञान बांटता है ज्ञान उसका बढ़ता है, ऐसे कहते हैं। ऐसे सेम या ऊष्मा भंडार के बारे में बात करें तो एक सोर्स है, ऊष्मा का स्रोत है, जिसमें चाहो आप जितनी हीट बाहर निकाल लो इस पर फिर भी ऊष्मा अनगिनत रहेगी। तो मैंने क्या बात की, सोर्स कहा, इसका टेम्परेचर ऑलवेज बहुत ज्यादा होगा। जब भी मैं ऊष्मा के स्रोत की बात करूंगी तो मैंने कहा है हाई टेम्परेचर। एक चीज और समझो, जब मैंने बात की सिंक की, सिंक का मतलब समझना, सिंक का मतलब समझना कि मैंने क्या कहा कि इसको चाहे जितनी हीट दे लो, इसको हीट की जरूरत हमेशा रहेगी। यानी कि ये हमेशा कम टेम्परेचर, लो टेम्परेचर वाली एक युक्ति है। ये समझने के लिए बहुत जरूरी है। मतलब एक जैसे मैं, एक सूर्य है, चंद्रमा है, हीट ही हीट है, खूब हीट है उसके पास, और बाकी के जितने भी हम बचे हुए हैं, हम जो दुनियादारी है, सब सिंक के अंदर आते हैं। लेकिन यहां तो हमें केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट समझना है। तो ध्यान से समझना मैंने क्या कहा, केल्विन प्लांक ने कहा, केल्विन प्लांक ने यह कहा कि जैसे अगर मैंने यहां पे स्रोत लगा दिया और यहां मैंने सिंक लगा दी, इसका टेम्परेचर हमेशा हाई रहेगा, टेम्परेचर हमेशा हाई रहेगा, ऑलवेज हाई।
ये बिल्कुल सेम टू सेम अभी मैंने जो एग्जांपल लिए थे उन्हीं पर बेस्ड है, इसलिए वो ड्रॉबैक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ समझना बहुत अनिवार्य है। इसलिए कहते हैं कि जब तक वो समझ में ना आए इन्हें मत पढ़ना। तो देखना मैंने क्या कहा, यहां बीच में मैंने इन दोनों के एक इंजन लगाया। इंजन के बारे में बात करेंगे, चिंता मत करना, इंजन के बारे में बात करेंगे, अभी नहीं, जब मैं कार्नोट साइकिल पढ़ाऊंगी तो बहुत अच्छे से इंजन के बारे में बात करेंगे कि आखिर इंजन में क्या हुआ। तो देखना केल्विन प्लांक ने क्या कहा, देखना ध्यान से। जैसे मानो कि सोर्स अपनी हीट रिलीज करेगा, पहले तो ये बताओ आपको ये चीज समझ आ रहा है, स्रोत की तापमान हमेशा ज्यादा है, ये अपनी हीट रिलीज करेगा, ये अपनी हीट रिलीज करेगा। अगर मैं ये कहूं कि सोर्स के द्वारा हीट क्यों है, हीट के हिसाब से नहीं समझ रहा मैडम मुझे, मैंने यहां से टेम्परेचर को उठाया, थोड़ा सा टेम्परेचर लिया और उसे मैंने काम में लगाया, अपने वर्क के काम में। मैंने माना कि 10 केल्विन टेम्परेचर से मेरा काम 100% मान के चल रही हूं मैं, 100%, 10 केल्विन से मेरा काम माना 10 जूल हो रहा है, ये 100% है, यानी कि 1 केल्विन से 1 जूल काम पॉसिबल है। पहले मैं क्या बोलूं, ढंग से समझो मैंने क्या कहना चाह रही हूं। तो मैंने ये बोलते हैं कि पहले ये होना चाहिए, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि इसने अपना 10 केल्विन टेम्परेचर रिलीज किया तो 10 की 10 जूल मुझे काम मिल जाए, यानी कि वर्ग कितना मिल जाए, 10 जूल। इसने कहा कि बेटे तू अपनी हीट रिलीज कर, इसने अपनी टेम्परेचर को दिया, मैंने यहां से 10 केल्विन टेम्परेचर उठाया। जैसे ही मैंने यहां से 10 केल्विन टेम्परेचर उठाया तो मैंने कहा, अगर टेम्परेचर नहीं ले रहे तो हीट ले रहे, मानो यहां से 10 किलो कैलोरी हीट रिलीज हुई। जैसे ही मैंने यहां से 10 किलो कैलोरी हीट रिलीज की तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि 10 जूल काम मुझे मिलेगा, जब मैं ये मान के चल रही हूं कि 1 किलो कैलोरी में 1 जूल काम पॉसिबल होता है। मैंने कुछ घटाया बढ़ाया नहीं है, फिक्स का है कि जैसे मैंने ये कहा कि 34 में से 34 नंबर आने हैं, ये कहता है कौन, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। लेकिन सेकंड लॉ इसको बिल्कुल नकारता है। सेकंड लॉ कहता है कि अगर मैंने ये कहा कि अगर सोर्स से कोई टेम्परेचर या सोर्स से कोई हीट मैंने निकाली तो बिना सिंक को कुछ हीट रिलीज किए बिना या बिना किसी हीट को सोर्स सिंक को दिए बिना पूरा का पूरा हीट को वर्क में कन्वर्ट कर पाना इम्पॉसिबल है। यानी कि जब तक कुछ अपनी हीट की मात्रा ये सिंक को नहीं देगा, जब तक अपनी हीट ये सिंक को नहीं देगा, तब तक किसी भी कंडीशन में कार्य निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि बिना निम्न ऊष्मा भंडार को ऊष्मा स्थानांतरित किए, बिना निम्न ऊष्मा भंडार को ऊष्मा स्थानांतरित किए उसी समय पूरी हीट को कार्य में बदल पाना इम्पॉसिबल है। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि इसने 10 किलो कैलोरी हीट दी है तो डेफिनेटली इसको 2 किलो कैलोरी कम से कम नहीं, कम से कम 2 किलो कैलोरी या इससे ज्यादा भी हीट रिलीज करनी पड़ेगी, जब जाके मुझे 8 जूल वर्क मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि मैडम मेरे को तो ऐसे समझ ही नहीं आ रहा। तो देखना मैंने ये कहा कि ये एक मेरा ये यहां पे एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर मैंने माना पानी भरा हुआ है, गर्म है पानी, ये एक उच्च ऊष्मा वाला, यानी कि ये सोर्स होगा या नहीं होगा अपने आप समझ जाया करो। अगर दो में तुलना करवा रहा है तो इट मीन जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वो सोर्स है और जिसका टेम्परेचर कम है वो सिंक है। तो ये पूरा एनवायरमेंट क्या है, एक सिंक है। तो इस पूरे पानी के द्वारा, इस पूरे पानी को आप अपने जिस भी काम से यूज करना चाह रहे हैं, इस पूरे पानी को पूरी तरीके से कार्य में कन्वर्ट कर पाना इम्पॉसिबल है जब तक कि कुछ ना कुछ अपनी हीट ये सिंक को ना दे दे। कि मैडम अब भी समझ में नहीं आ रहा क्या कह रही हो? तो चलो देखो, बाइक चलाते हो सब लोग, बाइक चलाते हो, बाइक के द्वारा जब आप चलना स्टार्ट करते हो तो पेट्रोल से हीट मिलेगी,
मिलेगी या नहीं मिलेगी? पेट्रोल से जैसे ही हीट मिलेगी तो कहने का मतलब क्या होगा कि इस पेट्रोल जितना है उतना कम से कम मैं पहुंच पाऊं, यानी कि हाईएस्ट। लेकिन यहां पे ये हीट को पूरी तरीके से वर्क में कन्वर्ट कभी नहीं कर पाता। इसका प्रभाव आपको देखने को मिलता है इंजन पे, कि जैसे ही आप थोड़ी दूर चले इंजन अपने आप ही ऑटोमेटिकली गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि इसने अपनी हीट किसको रिलीज की? इंजन को रिलीज। यानी कि बिना इंजन को रिलीज किए हीट ये पूरी तरीके से कार्य में कन्वर्ट नहीं हो सकेगा। यानी कि कभी भी, और बहुत सिंपल कंसेप्ट में, कभी भी जिंदगी में 100% हीट को 100% वर्क में चेंज कर पाना इम्पॉसिबल है। दैट्स ऑल। क्या कहा मैंने? 100% हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट कर पाना इम्पॉसिबल है, जब तक कि कुछ हीट आप अपनी सराउंडिंग को ना दे दें। जब तक कुछ हीट सराउंडिंग को ना, यानी कि जो हीट सराउंडिंग को चाहिए वो ले लेगा अपनी, जब जाके आपको वर्क थोड़ा जो घिसा पिटा जो बचा है वो बाकी का वर्क बचेगा। यानी कि ये केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट है, जिसमें ये केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट कहलाता है कि उच्च ताप के ऊष्मा भंडार से, ध्यान समझना, उच्च ताप के ऊष्मा भंडार से निम्न ताप के ऊष्मा भंडार से जब भी ऊष्मा प्रवाह जब आप करते हो और किसी इंजन के द्वारा वर्क करवाना है, तो बिना सिंक को या बिना निम्न ताप के ऊष्मा भंडार को कुछ हीट दिए बिना कार्य को, हीट को वर्क में आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ये है केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट। और इसे डेली लाइफ में भी देखते हैं हम। अभी जो मैंने एग्जाम वाला एग्जाम्पल दिया, उसमें मैंने क्या बताया? मैंने यही तो बताया, यही तो कहा मैंने कि आप 34 मार्क्स का अटेंड करके जा रहे हैं, सोच के जा रहे हैं 34 मार्क्स अटेंड करेंगे, फिर भी 22 नंबर आते हैं। तो कहने का मतलब आप चाह रहे हो कि 34 में से 34 आए, यानी कि हीट पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन जो ये सराउंडिंग है ना, दुनियादारी, जिसमें आपका ध्यान बहुत ज्यादा लगता है, ये कुछ ना कुछ हीट खींचेगा अपनी ओर। आपका जो हीट है, आप जो 34, कम से कम 5 नंबर तो नहीं तो आधा नंबर, जो आधा नंबर बिना हीट को, आधा नंबर जब तक आप सराउंडिंग को आप नहीं दे दोगे, अभी मत कहना मैडम मेरे तो पूरे पूरे नंबर आते हैं, तो वो तो एक एक्सेप्शन है। हाँ, इसमें नहीं होते एक्सेप्शन, वो तो एक्सेप्शन है कि किसी बच्चे की बहुत अच्छी हैंडराइटिंग है, वो तो मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया। अक्सर कर आते भी नहीं है, और आते हैं तो किसी के 100% तो नहीं बनी आज तक, 91 तो बनती है, 92 तो बनती है, 93 तो बनती है, बीएससी में तो इम्पॉसिबल है। तो बीएससी में जब परसेंटेज बनाने बैठते हो आप, तो आप मान के चलते हो आपने सारी फिजिक्स रट ली, मैथ रट ली, केमिस्ट्री रट ली, जूलॉजी रट ली, बॉटनी रट ली, सब रट लिया, फिर भी आपकी 100% क्यों नहीं बनती? क्योंकि वो पूरी 100% हीट आपकी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकी है। कुछ ना कुछ चीज सराउंडिंग ने ली है। तो बिना सराउंडिंग कौन हुआ? निम्न ताप का ऊष्मा भंडार हुआ, निम्न ताप का ऊष्मा भंडार हुआ। और क्या कहा मैंने? निम्न ताप का ऊष्मा भंडार हुआ, और आप हुए कैसे? हाई टेम्परेचर वाले ऊष्मा भंडार। तो ऊष्मा भंडार जब तक आप अपना कुछ चीज उसको नहीं दे देंगे, तब तक इम्पॉसिबल है। ये बताओ, ये चीज समझ में आई या नहीं? ये चीज समझ में आई या नहीं? हाँ या ना? आई या नहीं बताइए, हाँ या ना? कुछ बैठा दिमाग में? कुछ बैठा दिमाग में? आई या नहीं? ओके, अच्छे से। कोई डाउट? एनी डाउट? एनी डाउट? ये तो था केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट, कि केल्विन प्लांक क्या कहता था कि 100% हीट को 100% वर्क में चेंज कर पाना इम्पॉसिबल होगा। ये डायग्राम बना लीजिए, आपके पास नोट्स में सिर्फ और सिर्फ थ्योरी लिखी हुई है। और ये अगर आपको ये चीज समझ में आ गई होगी ना, तो आप केल्विन प्लांक स्टेटमेंट आराम से लिख पाएंगे कि आखिर केल्विन प्लांक स्टेटमेंट क्या था। अब देखो, क्लासियस का कथन क्या था? क्लासियस ने तो बड़ा ही सिंपल कहा कि अपने आप, हाँ, रिकनेक्ट करके वापस मिलेंगे।
उसको अभी क्लास कहाँ पर चालू हो गई बच्ची अभी ये बता सकते हैं? सर कर दिया? हाँ, क्लासियस में क्या कहा? क्लासियस ने तो बड़ा ही सिंपल कहा। क्लासियस का कंसेप्ट तो आप अच्छे से जानते हैं। अभी जो मैंने आपको चाय के कप का एग्जाम्पल दिया वो क्लासियस का कथन रहेगा, ध्यान से समझना। जैसे मैंने आपको कहा कि चाय का कप है और इस चाय के कप में चाय रखी हुई है जो हॉटर है, यानी कि हॉटर ईआर हम लगाते हैं सुपरलेटिव डिग्री के लिए, जिसमें हम कंपैरेटिव डिग्री के लिए, जिसमें हम कहते हैं कि हम तुलना कर रहे हैं किन्हीं दो चीजों के बीच में। तो मैंने कहा कि ये सराउंडिंग है बाकी का बाहर और ये सिस्टम है। मैंने क्या बोला? इसका टेम्परेचर अधिक है। हम ये तो जानते हैं कि चाय रखी रखी ठंडी हो जाएगी, यानी कि आप उच्च ताप से निम्न ताप की ओर तो आराम से ऊष्मा का प्रवाह कर सकेंगे, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि ये रखी रखी गर्म भी हो जाए? क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि परिपार्श्विक अपनी हीट दे दे? अब ये मत कहना मैडम हम इसको गर्म स्थान पे रखेंगे तो गर्म हो जाएगी, तो वहां पे भी टेम्परेचर दोनों में डिफरेंस हो जाएगा, तब भी हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर चलेंगे हम। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसका रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल हो जाए। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर मैंने इसकी बात की है, मैंने किसकी बात की है? मैंने इसकी बात की है, तो कहने का मतलब क्या है कि चाय जब अपने आप ठंडी होती है, ये तो स्वतः प्रक्रम हो गया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन क्या इस चाय को यहां रखे रखे अब गर्म भी हो जाना चाहिए? क्या इसे वापस अपने प्रोसेस की ओर चलना चाहिए? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। तो क्लासियस ने यही कहा कि कोई भी वस्तु अपने आप ही या स्वतः ही निम्न ताप से उच्च ताप की ओर, निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ऊष्मा का प्रवाह नहीं कर सकेगी। करेगी, बिल्कुल करेगी। कब करेगी? जब बाहर से कोई कार्य करेंगे। बाहर से आपको कार्य करना ही पड़ेगा तभी करेगी, अदरवाइज नॉट। तो मैंने क्या कहा कि कोई भी वस्तु स्वतः ही निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ऊष्मा का प्रवाह नहीं करेगी, या मैं ये कहूं कोई वस्तु स्वतः ही गर्म नहीं हो सकती। तो ये था क्लासियस का स्टेटमेंट कि क्लासियस ने कहा कि उच्च ताप से यानी कि सोर्स से सिंक की तरफ तो प्रवाह पॉसिबल है, लेकिन सिंक से सोर्स की तरफ प्रवाह इम्पॉसिबल है। पॉसिबल कब होगा? इट कैन बी पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ जब मैं कोई बाहर से कार्य करूं। चाय अपने आप ही ठंडी हो गई रखे रखे, टेम्परेचर यानी कि हीट को रिलीज कर दिया, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर चली गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसे वापस गर्म करना है तो आपको गैस पे रखनी पड़ेगी, बाहर से कोई कार्य करना पड़ेगा, बाहर से कोई वर्क करना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है। तो ये था क्लासियस का कथन, जिसमें कहा गया कि किसी भी बाह्य स्रोत की आवश्यकता के बिना, किसी भी बाह्य स्रोत की आवश्यकता के बिना सिंक से निम्न ताप के ऊष्मा भंडार से उच्च ताप के ऊष्मा भंडार की ओर ऊष्मा का प्रवाह इम्पॉसिबल है। या फिर मैं ये कहूं कि निम्न ताप वाली वस्तु से कुछ ऊष्मा लेकर उच्च ताप वाली ऊष्मा की, उच्च ताप वाले भंडार की को कुछ ऊष्मा हम प्रदान कर दें, ये इम्पॉसिबल है। यानी कि अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रहेगा तो वो ये रहेगा कि हमेशा वस्तु उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होगी,
ना कि निम्न ताप से उच्च ताप की ओर। यानी कि इन दोनों स्टेटमेंट से आप क्या समझे, ये केल्विन और क्लासियस के कंसेप्ट समझ में आए। केल्विन ने तो दिया टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होके कि किस प्रकार से कि हम हीट और वर्क को रिलीज कर दिया, एक दूसरे से रिलेटेड कर दिया, जो हम डेली लाइफ में भी देखते हैं। हम ये भी देखते हैं कि कोई वस्तु अपने आप ठंडी हो सकती है लेकिन कोई वस्तु अपने आप गर्म नहीं हो सकती। यानी कि जब गर्म नहीं होगी जब वो बाहर के सराउंडिंग से कम टेम्परेचर रखे हुए है। ये मत कहना मैडम कि हमने चाय के कप को धूप में रखा, पानी को तो हम धूप में रखते हैं तो वो गर्म हो जाता है। तो वो गर्म इसलिए होता है क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है, तो वही हाई टू लो हो रहा है, लो टू हाई नहीं हो रहा। ऐसा नहीं हो रहा कि सराउंडिंग ठंडा हो रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल क्या हुआ कि कोई वस्तु उच्च ताप से निम्न ताप की ओर स्वतः ही प्रवाहित होती है। कोई वस्तु उच्च ताप से निम्न ताप की ओर स्वतः ही प्रवाहित होती है। यह होता है क्लासियस का कथन। और केल्विन का कथन था कि 100% हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इन दोनों को हमने एग्जाम्पल से समझा कि इसके उदाहरण क्या थे। अब ये बताओ कि यहां तक कोई दिक्कत है तो चले आगे हम अपने कि इसका मूल कथन क्या होगा, कि क्या कहा गया और किस लिए कहा गया इसे, और इसके मूल कथन को एग्जाम में कैसे लिख कर आओगे। यहां तक कोई डाउट है? क्लासियस कंसेप्ट समझ में आ गया? ये क्या है, आवाज नहीं आ रही। बताइए, आ गया समझ में, हाँ या ना? ओके, वेरी गुड। ऐसे मत कहना कि नहीं आया और आप अपने मन में रख रहे हो, क्योंकि ये स्टेटमेंट जब आप पढ़ोगे ना तो बहुत टफ लगेंगे। बुक से पढ़ो चाहे किसी से भी पढ़ो, बहुत टफ लगना मतलब, मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपसे खुद से पढ़े नहीं जाएंगे। तो ये चीजें समझ में आना जरूरी है कि ऐसा क्यों और किस लिए होता है। ये तो रहा मेरा थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ। अब देखना एक्चुअली में इसका मूल कथन क्या होगा। मूल कथन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ क्या था? कोई भी स्वतः प्रक्रम स्वयं ही चलते रहेंगे, स्वयं ही चलते रहते हैं जब तक, कब तक, बाहर से कोई कार्य लगाकर, बाहर से कोई स्रोत लगाकर उन्हें रोका ना जाए, उन्हें रोका ना जाए। दोनों से यही तो समझे आप कि स्वतः प्रक्रम तब तक चलते रहेंगे जब तक कि अपने आप ही एक दिशा में चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। और कब तक चलते रहेंगे? कब तक चलते रहेंगे? जब तक कि उन्हें बाहर से कोई आप फोर्स ना लगाओ और उन्हें ना रोको, तब तक क्या करेंगे? वो चलते ही रहेंगे। ये था मूल कथन थर्मोडायनेमिक्स की सेकंड लॉ का। तो इससे आप थर्मोडायनेमिक्स से फर्स्ट लॉ की कमियां निकाल पाए। दिशा आपने निर्धारित कर ली, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर हमेशा रहेगा। और 100% वर्क को कभी भी, हीट को कभी भी वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। 100% वर्क को कभी किस में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता? हीट को कभी वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ये था मूल कथन, मूल कथन था ये। अब देखना, मैं आपको एक चीज के बारे में बताऊं तो देखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर हम चल रहे हैं। कार्नोट साइकिल या कार्नोट इंजन। मुझे नहीं पता कि अब तक की क्लास ली या नहीं ली, लेकिन इतना कंफर्म है कि ये फिजिक्स के अंदर भी है और सेकेंड ईयर के अंदर ही है और यहां भी है। तो सोच लो कितना इंपॉर्टेंट होगा, कितना इंपॉर्टेंट होगा। ये सोच के देखो कि क्या इसकी वैल्यू रही होगी, किस लिए इसे कहा गया होगा। एक्चुअली में इसे समझने से पहले मैं नॉर्मल इंजन की बात करूं, पहले तो हम ये समझ लें कि इंजन क्या है। क्या है?
इंजन क्या है। तो इंजन के लिए मैं एक इंजन का एक लाइन डायग्राम बनाने की कोशिश करती हूं। ध्यान रखना, अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो, जैसे कोई कनेक्शन प्रॉब्लम हो, तो अपनी कनेक्शन प्रॉब्लम ठीक कर लें इसे पढ़ने से पहले। ये ध्यान रखना, इससे रिलेटेड पेपर में 100% क्वेश्चन आता है। 100%। अगर इस साल केमिस्ट्री में नहीं आएगा तो फिजिक्स में आएगा, और फिजिक्स में नहीं आएगा तो डेफिनेटली केमिस्ट्री के अंदर आएगा। लेकिन बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के क्या करें, तो ये आएगा, ध्यान रखना। मैं फिर कह रही हूं, इसलिए इससे रिलेटेड चाहे 3 नंबर का आए, चाहे 4 नंबर का आए, चाहे यहां आए, चाहे किसी कंपटीशन एग्जाम में आए, कार्नोट साइकिल से हमेशा पूछते हैं कि आखिर कार्नोट साइकिल है क्या, ये बला क्या है। तो देखना पक्का सबके लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, वीडियो में देख लेना, नहीं तो फिर सोच लो ये निकल गया तो निकल गया। क्योंकि कार्नोट साइकिल पूरा 2 घंटे का टॉपिक है कम से कम, और इसे करेंगे आराम आराम से, बहुत प्यार से, नहीं तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ये ध्यान रखना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग। मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक एक स्टेप आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूं, जो बुक के अंदर भी नहीं दिया हुआ होगा। मेरा कहने का मतलब, जो चीज बुक के अंदर दिया हुआ है, सीधा सीधा दिया हुआ है, ऐसी चीज ये क्यों होती है, ये किस लिए होता है, ये क्यों होता है, ये चीजें दी हुई हैं, लेकिन ये नहीं दिया हुआ कि कैसे होता है। तो ये ध्यान रखना कि जो बच्चे बिल्कुल जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं वो इसे ध्यान से समझ लेना कि भाई हाँ, कि मुझे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, चाहे फिजिक्स पढ़ूं चाहे केमिस्ट्री। तो ये पक्का ध्यान रखना कि साफ साफ दिखाई देना चाहिए अपने कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पे सबके साथ प्रॉब्लम है। मेरे फोन में भी चल रही है वीडियो, कोई डाउट आ नहीं रहे हैं, मतलब मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। क्या कारण हो सकता है बच्चों? देखो, एक छोटी सी बात बताऊं लाइफ की क्या है। 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं, ध्यान से समझना मेरी बात। 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं, आप अपनी लाइफ में फील करके देख लेना। पहले स्टूडेंट तो वो जो सिर्फ रटेंगे, चीजों को रटने पे रहेंगे कि हाँ ठीक है, हमें एग्जाम टाइम पे नोट्स मिल जाएं, हम पढ़ लेंगे और चले जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा अनुभव जो कहता है, मैं आपसे बहुत बड़ी हूं एज में भी, और शायद एक्सपीरियंस में भी मैं आपसे बड़ी हूं, तो ये चीज ध्यान रखना एक चीज, कि लाइफ में कभी भी चीजों को ना रटना नहीं है, कंसेप्ट समझना है, कि हमें पकड़ना है कंसेप्ट को। अगर हमें कंसेप्ट समझ में आ गया तो इनको रटने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। रटी हुई चीजें भूली जा सकती हैं, लेकिन समझी हुई चीजें कभी नहीं भूली जाएंगी, ध्यान रखना। मेरा कहने का मतलब, आज यहाँ पे 2 मिनट लेने का मेरा मतलब क्या है, कि हम बहुत पढ़ते पढ़ते एक ही धक्के में चले जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं कुछ नहीं पता। 9 बजे क्लास स्टार्ट होती है, 9 से 10 क्लास लेंगे, मैडम की क्लास खत्म, खत्म बला खत्म। जितने भी स्टूडेंट है उसमें से 5% स्टूडेंट ध्यान से सुनते हैं, बाकी तो सब फॉर्मेलिटी के लिए बैठे हैं, मोबाइल ले रखा है हाथ में, और मोबाइल से बस लगे हुए हैं चैट पे, कि घर से ये ना कहें, हाँ घर से कहेंगे पढ़ रहे हैं हम। ध्यान रखना, दुनिया को धोखा दे सकते हो, खुद को कभी नहीं। ये ध्यान रखना, क्योंकि कभी ना कभी आपका जो आउटपुट है वो निकल के आता है बाहर, कभी ना कभी लाइफ में, और आएगा, सबका आएगा। जब आपको पता चलेगा कि कोई मजदूरी कर रहा है, कोई जूता पॉलिश कर रहा है, और कोई बहुत बड़ा इंसान बन रहा है वहां पे, अपने अच्छे अच्छे एग्जाम्स को फाइट करके कहीं अच्छी पोस्ट पे लगा हुआ है, कभी कोई कुछ कर रहा है। ये ध्यान रखना, आपके आउटपुट हमेशा जिंदगी में निकल के आते हैं, हमें समय की वैल्यू नहीं होती है। ये बीएससी है, ग्रेजुएशन के बाद आप लोग कंपटीशन की तैयारी करिएगा। मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को कहती हूं कि हमेशा ऐसी चीज के पीछे भागो कि वो डिग्री ना दे के आपको एक एग्जिस्टेंस दे, लाइफ में एक अस्तित्व दे आपका। ये ध्यान रखना, मेरी ये बात जिंदगी में आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। आपके घर वाले भी कहते होंगे कि हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं, तो उसकी पढ़ाई का कुछ तो हमें मिले, कोई तो आउटपुट मिले। तो ये आउटपुट आपको लाइफ में, जो आपके एटिकेट्स, जिसे आप कहते हो कि मैनर्स, क्लास में बैठने के मैनर्स क्या हैं आपकी क्लास को अटेंड करने के, आप विद्या के प्रति कितने सजग हैं, ये सारी चीजें सिखाती हैं कि लाइफ में हमें करना क्या है। तो देखना, एक्चुअली में इंजन क्या था, देखना, कोई भी इंजन इस तरीके से बनाया गया। ये एक सोर्स है, स्रोत, मैंने ये चीज बता दी आपको क्या होता है सोर्स। यहां बीच में मैंने होने को तो ये इंजन है, पर इसको मैं थोड़ा सा इसको डिस्क्रिमिनेट करने के लिए यहां 2 चीजें लगा रही हूं, एक सिंक लगा रही हूं,
ये इंजन है। हो गया, लीव करो, ठीक है, कल देख लूंगी। ठीक है, तो कल रिकंटिन्यू करेंगे, और ध्यान रखना अपने नेट कनेक्शंस वगैरह वापस सही करके देख बैठना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ना है ध्यान से। ठीक है, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। कोई डाउट है तो बताइए, अभी 4 मिनट अभी तो बाकी है टाइम। कोई दिक्कत है? कर दो एंड मीटिंग।